सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन आप सभी का फिर से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में लीवर सिरोसिस का टॉपिक अपन ने स्टार्ट कर दिया था। लीवर सिरोसिस में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लीवर सिरोसिस। इट इज एन इरिवर्सिबल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट और लीवर सेल विद स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, एक बार लीवर सिरोसिस होने के बाद इसका ठीक होना संभव नहीं होता। लास्ट में लीवर ट्रांसप्लांट कराना ही एकमात्र ऑप्शन होता है। नंबर 2, व्हाट इज द टाइप ऑफ लीवर सिरोसिस? देयर आर 4 टाइप ऑफ लीवर सिरोसिस। नंबर 1, एल्कोहलिक सिरोसिस ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल बाय द पेशेंट विद एल्कोहल एब्यूज डिसऑर्डर। सबसे मोस्ट कॉमन तरह का सिरोसिस होता है एल्कोहलिक सिरोसिस। नंबर 2, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस जो हेपेटाइटिस बी सी डी की वजह से होता है, साथ में एक्सेसिव यूज ऑफ हेपेटोटॉक्सिक ड्रग की वजह से होता है। नंबर 3, बिलियरी सिरोसिस ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द बिलियरी सिस्टम, जो लंबे समय तक रहे तो हो सकता है। नंबर 4, कार्डियक सिरोसिस जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से होता है। दीज आर द टाइप एंड एटियोलॉजी ऑफ लीवर सिरोसिस। कम ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ लीवर सिरोसिस? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, दीज आर द प्राइमरी फीचर। एपिस्टेक्सिस, ब्लीडिंग टेंडेंसी, जॉइंडिस, पेरिफेरल एडिमा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, फीटर हेपेटिकस डेवलप हो जाएगा, लीवर एस्ट्रेक्सिस हो जाएगा और पाल्मनर एडिमा और एरिथीमा डेवलप हो जाएगा। ये सारे के सारे क्लिनिकल फीचर होते हैं। व्हाट आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर सिरोसिस? जिसमें अपन ने 2 कॉम्प्लिकेशन पढ़े थे। पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा, दैट इज द पोर्टल हाइपरटेंशन, और साथ में हेपेटोएन्सेफेलोपैथी हो जाएगी। पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं? नंबर 1, हेमरेज जो हेमेटेमेसिस, मेलेना, हेमेटोचेजिया की फॉर्म में होगा। नंबर 2, स्प्लीनोमेगैली हो सकती है। नंबर 3, पेट में पानी भर जाएगा, बोले तो एसाइटिस और साथ में पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा ईसोफेजियल वेरिसेज भी हो सकता है और साथ में पाइल्स और हेमरॉइड भी डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा ये सारे पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन हैं। इसके अलावा हेपेटोएन्सेफेलोपैथी डेवलप हो जाएगी। तो परिभाषा, टाइप, एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर और कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर सिरोसिस तक अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन को 2 पॉइंट पढ़ने हैं, डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ लीवर सिरोसिस और मैनेजमेंट ऑफ लीवर सिरोसिस। तो स्टार्ट करें अपन डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ लीवर सिरोसिस। डायग्नोस्टिक मेजर में अपन नंबर 1 बात करें तो सबसे पहले मरीज आएगा, सारे तरह की हिस्ट्री अपन को कलेक्ट करनी है। सारे तरह की हिस्ट्री जब आप कलेक्ट करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि हिस्ट्री के अंदर आपको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म नंबर 1 देखने को मिल सकता है। पहले से कोई डायग्नोस है क्या हेपेटाइटिस बी, सी और डी? ये देखने को मिल सकता है। इन पर मेन फोकस करेंगे अपन। क्या पहले से मरीज को कभी कोलीलिथिएसिस रहा है या बिलियरी ट्रैक्ट में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या पहले कभी बिलियरी ट्रैक्ट की कोई सर्जरी हुई है? क्या मरीज हार्ट फेलियर में तो नहीं चल रहा है, और हार्ट फेलियर भी है तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर तो नहीं है? प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री या प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं लीवर सिरोसिस वाले केस में। तो ये सारी की सारी हिस्ट्री अपन मरीज से लेना चाहेंगे। इनमें से कोई न कोई कारण अपन को जरूर मिलेगा। कोई न कोई कारण या एटियोलॉजी को फाइंड आउट करने के लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री में ये कॉमन पॉइंट हैं जो अपन देखना चाहेंगे। प्रीवियस हिस्ट्री या प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म,
previous history of infection or exposure to hepatitis B, C or D, any type of drug which are taken by the patient, history of obstruction in biliary system, there is any history of heart failure और previous medical और surgical history अपन find out करना चाहेंगे। इसके बाद मरीज को सुपाइन पोजीशन देकर अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करना चाहेंगे। देखें फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा, आंखों में पीलापन, स्किन में पीलापन, नेल बेड में पीलापन, इसका मतलब देयर इज ए साइन ऑफ जॉइंडिस। उसके बाद आपको हाथ पैरों में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, बोले तो एडिमा देखने को मिल सकता है। ये कॉमन कंडीशन है जो आपको देखने को मिल सकती है, खासकर जॉइंडिस और एडिमा। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस, साइन ऑफ ब्लीडिंग बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, या पर्पल कलर के स्पॉट आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि प्लेटलेट के नंबर बेहद कम है तो परप्यूरल साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। पाम एडिमा, एरिथीमा आपको देखने को मिल सकता है। ये कॉमन फाइंडिंग है जो अपन को फिजिकल एग्जामिनेशन में देखने को मिले। पीलिया हो रखा है तो सीधा सा दिमाग काम करेगा कि यार कौन सी जांच कराएं, तो सबसे पहले तो अपन उसको सोनोग्राफी के लिए भेजेंगे। सबसे पहले तो सोनोग्राफी लिखेंगे अपन यूएसजी। फिर भी लगता है कि यूएसजी में बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर अपन को नहीं मिल रही है, तो अपन यहाँ सीटी एमआरआई भी करा सकते हैं। सीटी एमआरआई भी करा सकते हैं। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन फाइंड आउट हो रहा है या अल्कोहल वाली हिस्ट्री नहीं है, तो फिर अपन ऑब्स्ट्रक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ईआरसीपी भी करा सकते हैं। ईआरसीपी भी करा सकते हैं। ये सारे इन्वेस्टिगेशन अपन ने करा लिए, बट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अपन को मिल रही है तो उसके अंदर लिखा हुआ मिल रहा है सजेस्टिव ऑफ फैटी लीवर और हेपेटाइटिस और फाइब्रोसिस और सिरोसिस सस्पेक्टेड है। इन रिपोर्टों से भी सस्पेक्टेड हो रहा है, क्लियरली डायग्नोस नहीं हो रहा। जब इन रिपोर्टों में ये लिखा हुआ मिले तो इसके बाद इसको कंफर्म करना पड़ेगा, और कंफर्म करने के लिए अपन इन्वेस्टिगेशन कराएंगे लीवर बायोप्सी। इन्वेस्टिगेशन अपन कराएंगे लीवर बायोप्सी। तो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, Which of the following is confirmative test of liver cirrhosis? Which of the following is confirmative test of liver cirrhosis? तो देखें confirmative टेस्ट की अपन बात करें तो वो लीवर बायोप्सी होगा। लीवर से अपन ने एक टुकड़ा बाहर निकाला, ये भैया हैं जिनकी लीवर बायोप्सी करनी है। लीवर बायोप्सी का मतलब ये लीवर हुआ, सुपाइन पोजीशन अपन ने इनको दे दी। सुपाइन पोजीशन देने के बाद इनके हाथ को अपन ने हेड के नीचे रख दिया, उससे ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा एक्सटेंड हो जाएगा। सुपाइन पोजीशन, और जो हैंड है राइट हैंड उसको हेड के नीचे रखेंगे, इससे जो रिब्स हैं उनमें किसी तरह की इंजरी होने की संभावना नहीं होगी। और यहाँ से एक टुकड़ा ले लिया जाएगा, लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा यहां से बाहर निकाल लिया, और इस टुकड़े में अपन इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अगर अपन को डेड सेल देखने को मिल रही है, स्कार जमा हुआ है, तो ये लीवर सिरोसिस है। अगर अपन को लार्ज सेल देखने को मिल रही हैं और एबनॉर्मल साइज और शेप है तो ये कैंसर है। अगर इन्फ्लामेटरी बदलाव देखने को मिल रहे हैं तो ये हेपेटाइटिस है, और बीच बीच में फैट का डिपोजिशन है तो अपन माने कि ये फैटी लीवर है या स्टीओहेपेटाइटिस है। तो टुकड़ा लेने के बाद उसका एग्जामिनेशन करेंगे तभी पॉसिबल होगा। अब यहां से अपन ने टुकड़ा लिया, यहां पर ड्रेनेज ज्यादा होगा, इसको कंप्रेस करना जरूरी है ताकि यहां से ब्लीडिंग होने की रिस्क कम हो जाए।
तो इसको इसी करवट से अपन लिटा देंगे। बोले तो राइट लेटरल पोजीशन अपन देंगे, ये वाला पार्ट जब कंप्रेस होगा ये वाली पोजीशन देंगे राइट लेटरल, ये वाला पार्ट कंप्रेस होगा राइट वाला, तो कॉमन सी बात है यहां से ब्लीडिंग होने की संभावना कम हो जाएगी। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि लीवर बायोप्सी के दौरान कौन सी पोजीशन अपन प्रोवाइड कराते हैं। लीवर बायोप्सी के दौरान प्रोवाइड कराई जाने वाली पोजीशन है सुपाइन पोजीशन, या तो अपन सुपाइन पोजीशन देते हैं, और या यदि ये ऑप्शन में नहीं आए तो आंसर है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। आंसर है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ये पोजीशन अपन मरीज को प्रोवाइड कराते हैं। कब प्रोवाइड कराते हैं? ड्यूरिंग द लीवर बायोप्सी। तो क्वेश्चन पूछे ड्यूरिंग द लीवर बायोप्सी कौन सी पोजीशन देंगे अपन? सुपाइन पोजीशन। इससे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आफ्टर द लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी होने के बाद कौन सी पोजीशन देना चाहेंगे अपन? आंसर है राइट लेटरल पोजीशन। आंसर है राइट लेटरल पोजीशन। तो ये पोजीशन सामान्यतः अपन प्रोवाइड कराते हैं। ये रेड से लिखा हुआ सारा मटेरियल बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। द कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ लीवर सिरोसिस आंसर इज लीवर बायोप्सी। ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन आर प्रोवाइडेड? द आंसर इज सुपाइन पोजीशन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन। आफ्टर द लीवर बायोप्सी विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन आर प्रोवाइडेड? द आंसर इज राइट लेटरल पोजीशन। आगे बढ़े आप। लीवर बायोप्सी के अलावा कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कराना चाहेंगे अपन। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कराना चाहेंगे। कौन कौन से ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना चाहेंगे? तो लीवर खराब है, कितना खराब है इसका पता लगाने के लिए एलएफटी कराएंगे अपन। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट तो होगा लीवर फंक्शन टेस्ट। उसके अलावा अगला अपन सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में आपको पेनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। बोले तो तीनों की तीनों ब्लड सेल के काउंट हो सकता है कम हो गए हों, क्योंकि बोन मैरो को परफ्यूजन मिलना कम हो गया। एलएफटी में सारे टेस्ट आ जाते हैं। पीटी आईएनआर आ जाएगा, सीरम टोटल प्रोटीन आ जाएगा, एल्बुमिन आ जाएगा, बिलीरुबिन आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टोटल, और साथ में एसजीओटी और एसजीपीटी। तो मेन तो एलएफटी रहेगा, साथ में अपन सीबीसी भी करा सकते हैं। तो ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो अपन कराएंगे। कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे अपन? सोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई, ईआरसीपी। लीवर बायोप्सी इसका कंफर्मेटिव टेस्ट होगा। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में एलएफटी और सीबीसी कराएंगे अपन। अब कंफर्म हो गया कि इंसान को लीवर सिरोसिस हो गया है। कंफर्म हो गया कि इंसान को लीवर सिरोसिस हो गया है। अब मैनेजमेंट पर चलें। चूंकि यह आपको भली भांति मालूम है, इट इज ए इर्रिवर्सिबल कंडीशन। इट इज ए इर्रिवर्सिबल कंडीशन। जो लीवर एक बार डैमेज हो गया उसका दोबारा से तो सही होना संभव है नहीं। डैमेज हो गया तो हो गया, अब वह दोबारा से सही नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। मान के चलो ये लीवर है और इस लीवर का 30% हिस्सा डैमेज हो गया, तो ये तो कन्फर्म है कि ये तो दोबारा से बनने से रहा। अब करना क्या है अपन को? इस 70% को, बाकी को बचाना है। ये 30% तो डैमेज हो गया, ये जो 70% बचा हुआ है इसको अपन को बचाना है। तो यहां दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया डैमेज क्यों हुआ। डैमेज क्यों हुआ? कारण मिलता है कि अल्कोहल की वजह से डैमेज हुआ। तो सबसे पहले तो आज के बाद कसम खा लो कि अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करोगे।
बोले तो अवॉइड द अल्कोहल। साथ में फैटी डाइट तो अब आपको जिंदगी भर कम लेनी पड़ेगी, यानी जिंदगी भर लीवर खराब है तो अपनी डाइट में फैट को कम करना ही पड़ेगा। बोले तो लो फैटी डाइट। कि नहीं अल्कोहल से खराब नहीं हुआ, ये तो कॉमन बाइल डक्ट में कोई स्टोन था उससे खराब हुआ है। कॉमन बाइल डक्ट में कोई स्टोन था तो वो स्टोन को बाहर निकाल दो, नहीं तो ये 70% भी खराब होने वाला है। तो अगला अपना मैनेजमेंट एस्पेक्ट होगा रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शन, रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द बिलियरी सिस्टम, रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द बिलियरी सिस्टम। बिलियरी सिस्टम में किसी भी तरह की रुकावट है तो उसको अपन रिमूव करना चाहेंगे। उसके अलावा किसी भी तरह की दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। बोले तो कौन सी दवाई खासकर नहीं लेनी है? हिपैटोटॉक्सिक ड्रग, हिपैटोटॉक्सिक ड्रग, अवॉइड हिपैटोटॉक्सिक ड्रग। इनसे आपको हमेशा दूर रहना है। अगर कोई इंसान राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से लीवर सिरोसिस में चला गया है तो अपन को डिजॉक्सिन और डायूरेटिक का सहारा लेकर राइट साइडेड हार्ट फेलियर को सही करना होगा। बोले तो मैनेजमेंट ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ये सारे के सारे मैनेजमेंट क्यों किए हैं आपने? ताकि जो 70% बचा हुआ लीवर है वो बचा हुआ रहे। जो 30% जाना था वो तो चला गया, अब वापस से तो वो बनेगा नहीं। तो जो 70% बचा हुआ है उसको मेंटेन रखने के लिए इन चीजों को मैनेज करना है। कब तक मैनेज करना है? आंसर है जब तक है जान तक। क्योंकि अब तो इस टूटे फूटे लीवर से ही जब तक है जान तक काम चलाना है अपन को। तो अल्कोहल बंद कर दो, फैट कम कर दो, बिलियरी सिस्टम में रुकावट है तो उसको हटा दो। उसके अलावा कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी। हार्ट फेलियर है तो उसका अपन को मैनेजमेंट करना है। अब बात करें, इंसान तो अपने पास कुछ सिम्टम लेकर आया है। इंसान जो आया है अपने पास वो कुछ सिम्टम लेकर आया है। उसके तो पेट में पानी भरा हुआ है, उसके पेट में पानी भरा हुआ है, उसके पूरे शरीर में सूजन आ रखी है। बोले तो पेरिफेरल एडिमा हो रखा है। मरीज को हेमेटेमेसिस है, मरीज को हेमेटेमेसिस है, मरीज को मेलेना है। हेमेटेमेसिस है, मेलेना है, पूरे शरीर में सूजन आ रखी है, नोज से ब्लीडिंग हो रही है बार बार। बोले तो एपिस्टेक्सिस है, हैंड में फ्लैपी ट्रेमर आ रहे हैं। बोले तो एस्ट्रेक्सिस है। इन सिम्टम को लेकर मरीज अपने पास आया है। इन सिम्टम को लेकर मरीज अपने पास आया है, ये सिम्टम मौजूद हैं। तो ये जो ऊपर वाला इलाज है ये तो बाद में करते रहेंगे अपन, पहले जो सिम्टम है इनका तो इलाज करें। तो अगला जो इसका मैनेजमेंट एस्पेक्ट होगा उस मैनेजमेंट एस्पेक्ट को बोलेंगे अपन सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। अगला जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट होगा उसको बोलेंगे अपन सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। क्या सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना चाहेंगे? क्या सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना चाहेंगे? सबसे पहले आप इसे पूछूं मैं, खिलाना पिलाना चालू रखें या एनबीएम कर दें? स्टोमक से ब्लीड हो रहा है, ईसोफेजियल वेरिसेज है, इंटेस्टाइन से ब्लीड हो रहा है, नोज से ब्लीड हो रहा है। अब खिलाओगे तो बताओ ब्लीडिंग ज्यादा होगी। इसका जर्नल सा मतलब है सबसे पहला काम, अब अस्पताल में भर्ती कर दिया आपने, खिलाना पिलाना बंद कर दो मरीज को। बोले तो द पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम, पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम। स्टोमक से ब्लीडिंग हो रही है,
स्टोमक से ब्लीडिंग हो रही है, इसके लिए सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब ये अपन इंसर्ट करेंगे। ये पर्टिकुलर ट्यूब अपन इंसर्ट करेंगे। देखें ये ईसोफेगस है और ये स्टोमक है। जो ब्लीडिंग हो रही है वो यहां से हो रही है, ये ब्लड वेसल से, और साथ में यहां ईसोफेजियल वेरिसेज भी रप्चर हो गए। तो ये पर्टिकुलर ट्यूब अपन अंदर डालते हैं, पर्टिकुलर ट्यूब अपन अंदर डालते हैं और बैलून को इन्फ्लेट करके इस वाले हिस्से को कंप्रेस करते हैं, या आगे यहां पर एक गैस्ट्रिक पोर्ट भी होता है, इस हिस्से को कंप्रेस करते हैं। तो जो ईसोफेगस और स्टोमक में ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है जिसका अपन इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लीडिंग को रोक दिया जाए। एक बार देख भी लिया जाए इस ट्यूब को। ये पर्टिकुलर ट्यूब होती है, इसका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन आपको इमेज बेस्ड क्लासेज के अंदर बताया जाना है। इस तरह की ट्यूब होती है जिसके 3 पोर्ट होते हैं, गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट जो स्टोमक की ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ईसोफेजियल बैलून पोर्ट जो ईसोफेगस की ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट होता है। ये पर्टिकुलर ट्यूब अपन डालते हैं। इस पर्टिकुलर ट्यूब का मकसद होता है जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना। तो एनबीएम रख दिया आपने, ये ट्यूब आपने डाल दी। क्यों डाली है ये? टू प्रिवेंट, किसको रोकने के लिए? टू प्रिवेंट ईसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। ईसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, इनको रोकने के लिए ये पर्टिकुलर ट्यूब आप इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा अपन को पता है मरीज के पेट में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है तो निकालना पड़ेगा, पानी भरा हुआ है तो निकालना पड़ेगा। और उस भरे हुए पानी को निकालने के लिए अपन पैरासिंथेसिस करेंगे। तो अगला काम होगा अपना परफॉर्म्ड पैरासिंथेसिस। अगला काम होगा अपना परफॉर्म्ड पैरासिंथेसिस। फिर मरीज को आपने भर्ती कर लिया। भर्ती करने के दौरान कौन कौन सी दवाइयां हैं जो अपन चलाएं, चूंकि यहां तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होगा। मरीज को भूखे पेट रखा है आपने एनबीएम, तो फ्लूइड की पूर्ति तो करते रहो। यहां पर अपन इंजेक्शन डीएनएस लगा देंगे 500 ml IV। क्यों लगाएंगे? ताकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना हुआ रहे। ये लगाने का पर्पज है टू मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, टू मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अच्छा, अगला पॉइंट, चूंकि यहां पर एक समस्या और है, अभी अभी अपन ने डील किया है। देखो, इंसान को एडीमा हो रहा है, एडीमा वाली अवस्था में आया है, आप उसको डीएनएस चालू करोगे। चलो चालू कर दिया, तो ये एडीमा तो और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों हो रहा है एडीमा? एडीमा होने का कारण है कि लीवर ने एल्बुमिन का बनाना बंद कर दिया और स्टोर करना भी बंद कर दिया। अब लीवर डैमेज है तो शरीर में एल्बुमिन की कमी है, बोले तो हाइपोएल्बुनीमिया है। इसका मतलब क्यों ना अपन ऐसा करें कि इंसान को एल्बुमिन बाहर से दे दें, इंजेक्टेबल। सोचो, इंसान को एल्बुमिन आपने दी, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो जो सूजन आ रही है, इंटरस्टिशियल में फ्लूइड जमा है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड वेसल में। अब फिर से एक खतरा हो गया। देखो, खतरा नंबर 1, आप डीएनएस देंगे, शरीर में पानी पहुंचेगा, वो तो स्वेलिंग में या एडिमा में चला जाएगा, तो उसको रोको, एल्बुमिन दे दो। अच्छा, एल्बुमिन आप देंगे तो जो पानी जमा हुआ इंटरस्टिशियल में वो ब्लड वेसल में खिंचेगा
और खिंचेगा तो अपन मान सकते हैं बॉडी में हाइपरवोलेमिया हो जाएगा। दोनों को मैनेज करें अपन, दोनों को मैनेज इस तरीके से करें कि आप इस मरीज में एल्बुमिन तो लगा दो, आप इस मरीज में एल्बुमिन लगा दो, इंजेक्शन एल्बुमिन, व्हाइट पेज पोर्ट आते हैं, बैग आते हैं एल्बुमिन के, वो लगा देंगे अपन आईवी। क्यों लगा रहे हो आप एल्बुमिन? स्वेलिंग को डिक्रीज करने के लिए, टू डिक्रीज द एडिमा। एल्बुमिन क्यों लगा रहे हो आप? आंसर है एडिमा को डिक्रीज करने के लिए। बट ये एल्बुमिन की वजह से तो पानी वापस आ जाएगा और ब्लड वेसल में फ्लूइड वापस आ जाएगा, तो मान के चलें क्या हो जाएगा? एडिमा, सॉरी हाइपरवोलेमिया। अब उसको कंट्रोल करना है तो एक्स्ट्रा पानी को शरीर से बाहर निकाल दो, एक्स्ट्रा पानी को शरीर से बाहर निकाल दो। क्या लगा दो? डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक, तो यहां पर अपन इंजेक्शन लगाते हैं लेसिक्स। क्या कर रहा है लेसिक्स? किसकी रिस्क को कम कर रहा है? हाइपरवोलेमिया, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरवोलेमिया, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया की रिस्क को डिक्रीज करने के लिए। इसके अलावा और क्या चीज चलाएं अपन? मरीज को नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है मरीज को, एनोरेक्सिया नोजिया वॉमिटिंग, इंजेक्शन रेंटेक, इंजेक्शन रेगलान, इंजेक्शन पेंटापेराजोल, पीपीआई लगा देंगे। ये नोजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए लगा रहे हैं अपन, नोजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए लगा रहे हैं, टू कंट्रोल नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसके अलावा इंसान को ब्लीडिंग हो रही है, इंसान को ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को अपन को रोकना है। सबसे पहले लीवर डैमेज है तो विटामिन के कम हो गया होगा, विटामिन के लगा दो ब्लीडिंग की रिस्क को कम करने के लिए। अच्छा, विटामिन के से लीवर डैमेज है तो ऐसा तो है नहीं एकदम से क्लॉटिंग फैक्टर बन जाएंगे, तो ब्लीडिंग को रोकना है। इसका और उपाय करें अपन, FFP लगा दें, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगा दें। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जाएगा तो किसका अमाउंट बढ़ेगा? क्लॉटिंग फैक्टर का। FFP जाएगा तो किसका अमाउंट बढ़ेगा? क्लॉटिंग फैक्टर्स का। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को बढ़ाने के लिए आप FFP लगा सकते हैं। और चूंकि लीवर खराब है तो थ्रोम्बोपोएटिन कम हो सकता है, तो उसके लिए एडमिनिस्टर करेंगे अपन प्लेटेलेट। अगर आपने CBC कराई और केवल प्लेटेलेट की कमी है, CBC कराई और केवल प्लेटेलेट की कमी है, तो आप लगा सकते हो रैंडम डोनर प्लेटेलेट या सिंगल डोनर प्लेटेलेट। बोले तो RDP या SDP। RDP या SDP इनका इस्तेमाल कब करेंगे? जब केवल प्लेटलेट की कमी है। अगर तीनों ब्लड सेल की कमी है तो तीनों ब्लड सेल की कमी है तो क्या करना चाहेंगे? आंसर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तीनों ब्लड सेल की कमी है तो क्या करना चाहेंगे? आंसर इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर इंसान को लगातार फीवर आ रहा है तो अपन मान सकते हैं कि मरीज में इन्फेक्शन सस्पेक्टेड हो सकता है। इन्फेक्शन सस्पेक्टेड हो सकता है तो आप एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है अगर मरीज को लगातार फीवर आ रहा है तो। देखें क्या क्या समस्या थी, शुरू से देखें आप। पेट में पानी भरा हुआ था, आपने पैरासिंथेसिस कर दिया। एडीमा हो रहा था, आपने एल्बुमिन लगा दिया और
ज्यादा पानी को बाहर निकालने के लिए लेसिक्स भी लगा दिया। हेमेटेमेसिस मेलेना हो रहा था, सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब डाल दी, विटामिन के लगा दिया, एफएफपी लगा दिया, टोटल ब्लड भी लगा दिया, आरडीपी एसडीपी भी लगा दी। उसके अलावा ये वाला पॉइंट रह गया, एस्ट्रेक्सिस हो रहा है, इसका मतलब है बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है। एस्ट्रेक्सिस हो रहा है तो बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है, इस पे भी चर्चा करेंगे अपन। तो आपने लगभग सारा मैनेजमेंट कर दिया। मरीज को भूखे पेट रखा है, सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब डाली है ईसोफेजियल और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग को रोकने के लिए। फिर आपने पैरासिंथेसिस कर दिया, डीएनएस लगा दिया, एल्बुमिन लगा दिया, लेसिक्स लगा दिया, रेंटेक, रेगलान, पेंटापैराजोल लगा दिया, विटामिन के, एफएफपी, आरडीपी, एसडीपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबायोटिक, ये सारे आपने यूज कर लिए। अब अपन बात करें यदि हेपेटोएन्सेफेलोपैथी हो जाए, इफ हेपेटोएन्सेफेलोपैथी, इफ हेपेटोएन्सेफेलोपैथी डेवलप्स, इसका मतलब है अमोनिया का लेवल बढ़ गया है, इसका मतलब है अमोनिया का लेवल बढ़ गया है। अब क्या करेंगे, अमोनिया का लेवल कम करने के लिए बाहर से आप उसको प्रोटीन डाइट दे रहे हो। देखो आईवी दे सकते हैं अपन, एल्बुमिन आईवी दे रहे हैं, समस्या नहीं है, सीधे ब्लड में जा रही है। अमोनिया कब बनती है, जब एमाइनो एसिड पर बैक्टीरिया एक्शन करते हैं, और बैक्टीरिया कहां पर रहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो एल्बुमिन दे रहे हो वो तो सीधे ब्लड में दे रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बाहर से आप प्रोटीन दे रहे हो, 1-2 दिन बाद स्टार्ट करोगे और हेपेटोएन्सेफेलोपैथी हुई है तो आप प्रोटीन को बंद कर दो। पहला काम है आप प्रोटीन फ्री डाइट देना चाहिए, प्रोटीन फ्री डाइट देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बैक्टीरिया ही तो बना रहे अमोनिया, मार दो उनको। बैक्टीरियाओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक देना चाहिए अपन, बोले तो नियोमाइसिन एडमिनिस्टर करना चाहिए। और जो अमोनिया है उसको NH4 में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए एक सीरप चलता है जिसका नाम है लैक्टुलोज, सीरप चलता है जिसका नाम है लैक्टुलोज। ये लैक्टुलोज आप देना चाहिए। यहां पर फिर से बता रहा हूं, एक कंफ्यूजेबल पॉइंट है। क्वेश्चन आए लीवर सिरोसिस में किस तरह की डाइट देना चाहोगे, लो फैट, लो प्रोटीन, इनमें से चुनाव करना है। आंसर इज लो फैट डाइट। अगर दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाएं, लो फैट लो प्रोटीन, तो कॉम्बिनेशन आंसर होगा, अदरवाइज आंसर है लीवर सिरोसिस में कैसी डाइट देंगे, लो फैट डाइट। बट अगर क्वेश्चन कहे कि लीवर सिरोसिस वाले मरीज में हेपेटोएन्सेफेलोपैथी हो गई है तो कौन सी डाइट देंगे, अब लो फैट भी हो और लो प्रोटीन भी हो, तो इस दौर में आंसर होगा प्रोटीन फ्री डाइट या लो प्रोटीन डाइट। तो लो प्रोटीन डाइट आपको तब आंसर देना है जब हेपेटोएन्सेफेलोपैथी डेवलप हो जाए। तो हेपेटोएन्सेफेलोपैथी में मरीज को दी जाने वाली डाइट कौन सी होगी, हेपेटोएन्सेफेलोपैथी में मरीज को दी जाने वाली डाइट कौन सी होगी, आंसर है हाई कार्बोहाइड्रेट, आंसर है हाई कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2, लो फैट डाइट और लो प्रोटीन डाइट। हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और लो प्रोटीन डाइट, ये वास्तविक डाइट है जो अपन मरीज को प्रिस्क्राइब करेंगे। बट क्वेश्चन आए ये तीनों अलग अलग आ जाएं और क्वेश्चन आए कि आप लीवर डिसऑर्डर या लीवर सिरोसिस में कैसी डाइट देंगे, लो फैट डाइट। बट यदि ये दोनों अलग अलग आ जाएं और क्वेश्चन पूछ लिया जाए हेपेटोएन्सेफेलोपैथी डेवलप हो गई है, अब कौन सी डाइट आप प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे, तो आंसर होगा लो प्रोटीन डाइट।
आंसर होगा लो प्रोटीन डाइट। तो ये हेपेटोएन्सेफेलोपैथी का मैनेजमेंट हो गया। सारा मैनेजमेंट आपने कर दिया, पेट में से पानी निकाल दिया, नोज से ब्लीडिंग बंद हो गई, हाथ पैरों की सूजन खत्म हो गई, वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा था बंद हो गया, नोजिया वॉमिटिंग बंद हो गई, स्टूल में ब्लड आना बंद हो गया, पर्सन को 4 दिन हो गए भर्ती हुए। अब आप सॉफ्ट लिक्विड डाइट स्टार्ट करें। सबसे पहले जूस स्टार्ट करें, अगले दिन आप मिल्क दें, फिर आप दलिया खिचड़ी दे सकते हैं, और टॉलरेंस देखें क्या मरीज उनको टॉलरेट कर पा रहा है। ये तो बात हो गई जब आप जो लगा रहे हैं उसका रेस्पॉन्ड कर रहा है मरीज। अब यहां पर आपने पूरा मैनेजमेंट देख लिया, 1% भी लीवर को सही करने वाली दवाई नहीं दी अपन ने, सिम्टोमेटिक इलाज किया है, टोटली सिम्टोमेटिक इलाज किया है। बट यदि किसी इंसान का लीवर 80% डैमेज है, 70% डैमेज है, 70% लीवर डैमेज है, ये लीवर सिरोसिस हो रखा है, और आप इसका 7 दिन क्या 17 दिन हो गए, बट मरीज में लगातार हेमेटेमेसिस है, मरीज में लगातार हेमेटेमेसिस, मेलेना, ये मेंटेन है, सही होने का नाम ही नहीं ले रहे। मरीज में पोर्टल वेन का प्रेशर 50 mm ऑफ Hg को पार कर चुका है, जो 5 से 10 होता है, और ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। पोर्टल हाइपरटेंशन लगातार बनी हुई है। तो देखो गौर करो, लीवर में हेपेटिक आर्टरी आ रही है, लीवर में पोर्टल वेन भी आ रही है, पोर्टल वेन भी आ रही है, और यहां से डीऑक्सीजनेटेड को लेकर जा रही है हेपेटिक वेन, ये लेकर जा रही है। अच्छा, लीवर में, लीवर जब खराब है तो पोर्टल वेन का दबाव लगातार बढ़ा हुआ है, इससे जीआईटी के ऑर्गन में ब्लीडिंग हो रही है, इससे जीआईटी के ऑर्गन में ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग होते हुए 17 दिन हो गए, 17 दिन से मरीज आपके ट्रीटमेंट के प्रति रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग लगातार चलती रही तो मर जाएगा, क्या ऑप्शन हो सकता है? अच्छा, ब्लीडिंग होने का कारण है पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है। पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो देखें सर्कुलेशन नॉर्मली इस तरीके से रहता है, ये अपना हर्ट हो गया, ये इन्फीरियर वीना कावा हो गई, ये हेपेटिक वेन हो गई, ये सर्कुलेशन होता। ये हेपेटिक वेन ने सारा का सारा ब्लड इन्फीरियर वीना कावा में डाल दिया। इससे 2 तरह का ब्लड आया, हेपेटिक आर्टरी से आया, वो भी इसको डालना पड़ा, और पोर्टल वेन से भी डालना पड़ा। अगर ये पोर्टल वेन यहां से हट जाए, अगर ये पोर्टल वेन यहां से हट जाए, गौर करो आप, इसमें ब्लड नहीं आएगा, और पोर्टल वेन हट गई तो पोर्टल हाइपरटेंशन भी नहीं रहेगा, और हेमेटेमेसिस मेलेना बंद हो जाएगा। तो ये जो पोर्टल वेन है अपने पास, क्यों ना इस पोर्टल वेन को यहां से हटाकर सीधे इन्फीरियर वीना कावा में जोड़ दिया जाए। पोर्टल वेन को यहां से हटाकर सीधे इन्फीरियर वीना कावा में जोड़ दिया जाए। अब आप कहोगे कि सर न्यूट्रिशन सीधे लीवर में आने चाहिए, कोई नहीं आएंगे, तो अभी तो लीवर को बचाना मकसद है, लीवर खत्म हो जाएगा तो इंसान ही मर जाएगा, तो पोर्टल वेन को इससे जोड़ दो। अब यहां से बाईपास हो, अपन बात करें पहले हार्ट में फिर लंग्स में, तो बाद में आ जाएंगे न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन को तो झेलने की अवस्था में है भी नहीं अभी लीवर। तो जब लगातार हेमेटेमेसिस और मेलेना होते रहें और किसी भी तरह का रेस्पॉन्ड नहीं मिले दवाइयों से, तो पोर्टल वेन को लीवर से हटाकर सीधे इन्फीरियर वीना कावा में जोड़ दिया जाता है। तो आपने पोर्टल वेन को बाईपास करके सीधा जोड़ दिया। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को अपन नाम देते हैं पोर्टल बाईपास सर्जरी। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को अपन नाम देते हैं पोर्टल बाईपास सर्जरी। तो जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगे और सारे रास्ते अपने लिए बंद हो जाएं और लीवर 70-80% तक डैमेज हो जाए और ब्लीडिंग लगातार चलती रहे, तो एक ऑपरेशन और करते हैं अपन। उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम है पोर्टल बाईपास सर्जरी। उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम है पोर्टल बाईपास सर्जरी। इस पोर्टल बाईपास सर्जरी में क्या करोगे आप? पोर्टल वेन को लीवर से हटा दोगे,
पोर्टल वेन को लीवर से हटा दोगे और लीवर से हटाने के बाद सीधे ही किससे जोड़ना है आपको? इंफीरियर वीना कावा। तो पोर्टल वेन को लीवर से हटाकर सीधे इंफीरियर वीना कावा से जोड़ देना, इस ऑपरेशन को अपन नाम देते हैं पोर्टल बाईपास सर्जरी। तो ये लास्ट मैनेजमेंट एस्पेक्ट हो गया। देखो 4 चीजें सीखने वाली हैं, बाकी तो वैसे भी याद है। पेट में पानी भरा है इंसान के, पैरासिंथेसिस कर दो। स्टोमक में, ईसोफेगस में, इंटेस्टाइन में, इनमें ब्लीडिंग हो रही है, तो स्टोमक और ईसोफेगस की ब्लीडिंग को रोकने के लिए सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब अपन डाल देते हैं। बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग है और रुकने का नाम नहीं ले रही, तो पोर्टल बाईपास सर्जरी अपन कर देते हैं। तो ये उसके अलावा हेपेटोएन्सेफेलोपैथी हो गया, प्रोटीन बंद करके नियोमाइसिन चला के लैक्टुलोज अपन चला देते हैं। तो ये इसके बेसिक मैनेजमेंट के पॉइंट हो गए। तो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ लीवर सिरोसिस। अब लीवर सिरोसिस वाला मरीज स्टेबल हो गया, 8 दिन हो गए उसको भर्ती हुए, दलिया खा पा रहा है, खिचड़ी खा पा रहा है, सेमी सॉलिड ले रहा है, कोई वॉमिटिंग नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, पीलिया भी कम हो गया, बॉडी में सूजन भी खत्म हो गई, पेट में पानी भी कम हो गया। अब वक्त आ गया है कि आप मरीज को डिस्चार्ज कर दें। अब वक्त आ गया है कि आप मरीज को डिस्चार्ज कर दें। तो अब आप मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं। देखें डिस्चार्ज के दौरान क्या एडवाइस देंगे? आपको जिंदगी में कभी भी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाना है। अवॉइड अल्कोहल, एडवाइज नंबर 1। सबसे पहली एडवाइस, अब आपको ताजिंदगी तला भुना नहीं खाना है, बहुत ज्यादा स्पाइसी या बहुत ज्यादा फैटी डाइट नहीं लेनी है, जब तक है जान तक लो फैट डाइट का इस्तेमाल आपको करना है। अपन इसके अंदर कुछ मेडिसिन भी लिखते हैं। अपन ने यहां पर टैबलेट या कैप्सूल चला दिया पेंटापेराजोल कि भैया लेते ही रहो। सोचने वाली बात है कि खराब तो लीवर है, पेंटापेराजोल चला रहे हो क्यों? एसिड को तो कम रखना ही पड़ेगा। काइम जितना एसिडिक होगा उतना ही लीवर से बाइल सीक्रेट होगा, और ज्यादा सीक्रेट करने की अवस्था में कहां है लीवर? तो यहां पेंटापेराजोल अपन चला देंगे, साथ में कैप्सूल, मल्टीविटामिन, ये ताजिंदगी चलेगा, क्योंकि विटामिन की कमी आना निश्चित है लीवर वाले मरीज में, लीवर सिरोसिस हो गया है। उसके अलावा कुछ एमाइनो एसिड जो प्रिपेयर्ड देंगे अपन, प्रिपेयर्ड एमाइनो एसिड अपन बाहर से देंगे। तो ये बाहर से तब देंगे हेपेटोएन्सेफेलाइटिस, अदरवाइज इनको बंद कर देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट डिस्चार्ज के टाइम पर देते हैं और मरीज अपने उसी डैमेज लीवर के साथ आने वाली लाइफ को सरवाइव करता है। तो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ लीवर सिरोसिस। शायद टोटल पॉइंट आपको समझ में आ गए। देखें यहां से अपन ने स्टार्ट किया था आज का लेक्चर, लीवर सिरोसिस कॉम्प्लिकेशन तक लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। यहां पर अपन को डिस्कस करना है डायग्नोस्टिक मीजर और मैनेजमेंट ऑफ लीवर सिरोसिस। तो डायग्नोस्टिक मीजर देख लें आप, हिस्ट्री, कौन कौन सी हिस्ट्री बेहद जरूरी है। अल्कोहल की हिस्ट्री मिल सकती है, क्या पहले कभी उसको बी, सी या डी का एक्सपोजर हुआ है, क्या उसके गॉल ब्लैडर में पथरी है, क्या उसको हार्ट की कोई बीमारी है, पुरानी मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे अपन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको जॉन्डिस और एडिमा देखने को मिलेगा, पाल्मर अरिथीमा देखने को मिलेगा, साथ में बॉडी में रेड पर्पल कलर के निशान मिल सकते हैं। ये रेड पर्पल कलर के चकते मिले तो समझ जाना है इंसान में प्लेटलेट के नंबर शायद कम हो गए हैं। इसके बाद कौन कौन सी जांच कराएं? सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, एमआरआई, ईआरसीपी। ईआरसीपी तब कराएंगे जब पीलिया उसको 2-4 महीने तक मेंटेन है और अभी किसी भी तरह की रुकावट अपन को नहीं मिली है। बाकी जांचों से तो लास्ट में ईआरसीपी कराएंगे। कंफर्म किससे करेंगे अपन? लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के दौरान दी जाने वाली पोजीशन सुपाइन, नहीं आए तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन।
ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आफ्टर कौन सी पोजीशन देंगे, राइट लेटरल पोजीशन देंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में लीवर फंक्शन टेस्ट करा लें, सीबीसी कराएंगे जहां पर पेनसाइटोपिनिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिल सकता है। अब क्या मैनेजमेंट करें, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो खराब हो गया वो तो हो गया, दोबारा से नहीं बनना। अब जो बचा हुआ है उसको बचा कर रखो। तो बचे हुए लीवर को बचाने के लिए कि ज्यादा खराब ना हो, ताजिंदगी कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना, फैट ताजिंदगी कम लेनी है, कोई भी बिलियरी सिस्टम में रुकावट है तो निकाल दो, नहीं तो लीवर डैमेज होता रहेगा। किसी भी दवाई को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है, और हार्ट फेलियर है तो उसका इलाज करो। अब मरीज यदि सिम्टम लेकर आया है, ये सिम्टम उसके अंदर मौजूद हैं, तो सिम्टमों को तो क्योर करो। तो अब जो इलाज अपन चलाएंगे वो सिम्टोमेटिक इलाज होगा। तो ये सिम्टम लिखे हुए हैं, पेट में पानी भरा हुआ है, एडिमा है, हेमेटेमेसिस, मेलेना, एपिस्टेक्सिस और एस्ट्रेक्सिस भी हो रहा है, अमोनिया बढ़ने के साइन आ रहे हैं। तो इलाज में क्या क्या सिम्टोमेटिक, एनबीएम रख दो मरीज को, सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब डाल दो, जिससे ईसोफेगस और गैस्ट्रिक में, स्टोमक में ब्लीडिंग की संभावना कम हो जाए। और जहां से ब्लीडिंग हो रही है उस पार्ट को ब्लॉक कर देते हैं अपन, कंप्रेस कर देते हैं। ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पेट में से पानी निकाल दो, बोले तो परफॉर्म्ड पैरासिंथेसिस। एनबीएम रखा है तो डीएनएस चला दो, 500 ml आईवी फ्लूइड की पूर्ति होती रहेगी। डीएनएस चला रहे हैं टू मेंटेन द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बॉडी में सूजन है क्योंकि एल्बुमिन कम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, तो आईवी एल्बुमिन चला दी एडिमा को कम करने के लिए। अब एल्बुमिन चलते ही पानी वापस से ब्लड वेसल में आ जाएगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। उस एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए लेसिक्स लगा दो टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरवोलेमिया। रेंटेक, रेगलान, पेंटापेराजोल नोजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए। ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है उसको रोकना है तो विटामिन के का इंजेक्शन लगा दो। क्लॉटिंग फैक्टर देने हैं तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगा दो। प्लेटलेट लगानी है तो आरडीपी और एसडीपी लगा दो। टोटल तीनों ब्लड सेल कम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। और यदि लगातार फीवर मेंटेन है तो एंटीबायोटिक थेरेपी भी अपन चलाना चाहेंगे। इसके अलावा यदि हिपेटोएन्सेफेलोपैथी हो जाए तो क्या करोगे, प्रोटीन फ्री डाइट देंगे, नियोमाइसिन देंगे। नियोमाइसिन बैक्टीरिया को मारने के लिए, नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा को मारने के लिए। और लेक्टुलोज देंगे जो NH3 को NH4 में कन्वर्ट कर देगा। लेक्टुलोज क्या काम करेगा, NH3 को NH4 में कन्वर्ट कर देगा। और ये एब्जॉर्ब नहीं होता, ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होता, स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाता है। कैसी डाइट देनी चाहिए, वैसे हिपेटोएन्सेफेलोपैथी में हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और लो प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। परंतु लो फैट और लो प्रोटीन आ जाए अलग अलग, और लीवर डिसऑर्डर आ जाए तो आंसर है लो फैट, और हिपेटोएन्सेफेलोपैथी आ जाए तो आंसर है लो प्रोटीन डाइट। नेक्स्ट, यदि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और सारा का सारा इलाज कर लिया बट कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर लास्ट में पोर्टल वेन को लीवर से हटा दो और सीधे इंफीरियर वीना कावा में जोड़ दो। इस ऑपरेशन को नाम देते हैं पोर्टल बाईपास सर्जरी। और उसके बाद जब पर्सन की कंडीशन स्टेबल हो जाए तो उसको डिस्चार्ज कर दो। डिस्चार्ज के टाइम पर क्या सलाह देंगे, अल्कोहल तो बंद कर दे, ताजिंदगी फैट कम लेनी है, पेंटापेराजोल 2, 4, 6 महीने, साल 2 साल तक लेता रहे, साथ में मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल की टैबलेट और एमाइनो एसिड की टैबलेट, क्योंकि एमाइनो एसिड का कन्वर्जन करने में लीवर असमर्थ हो जाता है, तो ये सामान्यतः लंबे समय तक चलती है। तो इट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ लीवर सिरोसिस। तो ये लीवर सिरोसिस का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ये आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ, डिसऑर्डर ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर। अपन टुकड़ों में बांटकर इन डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं और 3 पोर्शन के डिसऑर्डर में आपको पढ़ा चुका हूं। पोर्शन नंबर 1, डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस एंड स्टोमक, सारे के सारे बीमारियां पढ़ ली। पोर्शन नंबर 2, डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज, जिसमें पेनक्रिएटाइटिस पढ़ लिया। पोर्शन नंबर 3, डिसऑर्डर ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर अपन ने हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, कोलीलिथियसिस, कोलिडोकोलीलिथियसिस,
कोलेंजाइटिस, ये सारे के सारे वर्ड पढ़ लिए। अब चौथा और लास्ट पोर्शन बचा है जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे, और उस पोर्शन का नाम है डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के सारे डिसऑर्डर पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।